स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में ऑप्टिक्स के एक टॉपिक जो है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी पिछली वीडियोस में अपवर्तन से संबंधित घटनाएं, साथ ही साथ पूर्णांतिक परिवर्तन तथा परावर्तित परिवर्तन से संबंधित घटनाएं के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यदि वो वीडियोज़ आप नहीं देखे हैं तो एक बार वो वीडियोज़ आप देख लें, ताकि इसे देखने में सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण से अपवर्तन। यहाँ देखिए एक फिगर जो है वो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे। एक गोलीय सतह है, ठीक है। ये जो है एक गोला का कटा हुआ भाग है, गोलीय सतह है। और जो कैसा है तो पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब इसे प्रकाश आसानी से पार कर सकता है। और जब प्रकाश आसानी से पार कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए गोलीय सतह से अपवर्तन इस टॉपिक का नाम दिया गया है। तो गोलीय सतह से अपवर्तन, गोलीय सतह दो तरह का हो सकता है। कौन कौन? तो यहाँ देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा जो लिखा हुआ है चीज़ें मैं पढ़ दे रहा हूँ। गोलीय अपवर्तक सतह एक ऐसा माध्यम है जिसके वक्र सतह किसी गोले का एक भाग होता है। अब यह कितना तरह का होगा? तो दो तरह का होगा। एक अवतल गोलीय अपवर्तक सतह और दूसरा उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह। तो हम अवतल गोलीय अपवर्तक सतह और उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह कहेंगे किसे? तो फिर से एक बार फिगर को देखते हैं। जिधर का भाग अगर उठा हुआ है, और वो भाग विरल माध्यम में है, तो भाग यदि उठा हुआ हो और माध्यम विरल हो तो इसे हम कहेंगे उत्तल। यही देखिए, कलई हम कर देते तो कहते दर्पण, उत्तल दर्पण कहते ना। लेकिन ये कलई नहीं किया हुआ है, यहाँ जो है पारदर्शी माध्यम में, इससे होकर प्रकाश जो है आसानी से पार करेगा। थोड़ा सा विचलित होगा और विचलित होने के बाद वो पार हो जाएगा, इसीलिए यहाँ अपवर्तन का केस है। तो अगर भाग जो है विरल माध्यम में जो भाग है वो भाग उभरा हुआ है तो हम कहेंगे उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह। वहीं यदि भाग जो है वो धंसा हुआ है विरल माध्यम की तरफ तो हम कहेंगे अवतल गोलीय अपवर्तक सतह। तो ये क्लियर हो गया। किसी गोलीय अपवर्तक सतह जो विरल माध्यम की ओर अवतल हो, जो विरल माध्यम की ओर अवतल हो, उसे अवतल गोलीय अपवर्तक सतह कहेंगे। और जो विरल माध्यम की तरफ उत्तल हो, उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह कहेंगे। इससे पहचान हम करेंगे विरल माध्यम अपवर्तक है, विरल माध्यम जो है वो इधर इस साइड में है, उठा हुआ भाग विरल माध्यम में है तो अवतल उत्तल, और धंसा हुआ भाग जो है मतलब अवतल भाग जो है विरल में है तो हम अवतल गोलीय अपवर्तक सतह कहेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ भी देखना है। जिस तरह से दर्पण में हमने देखा था वो ये है कि ध्रुव किसे कहेंगे? तो गोलीय अपवर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, सबको पता है। ये आपको गोलीय अपवर्तक सतह हो गया तो इसका मध्य बिंदु जो होगा वो ध्रुव कहलाएगा। इसी दर्पण था, इस कलई कर देते थे, दर्पण था, मध्य बिंदु जो था वो ध्रुव कहलाता था। यहाँ कलई नहीं किया हुआ है, ये भी आपका अपवर्तक सतह है तो ये हम ध्रुव कहेंगे। वक्रता केंद्र कहेंगे किसे कहेंगे? जिस गोलीय का ये भाग होगा और उस गोलीय का केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे और इसका त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहेंगे। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ गोलीय अपवर्तक सतह जिस गोले का भाग है उस गोले को केंद्र का वक्रता केंद्र कहेंगे और फिर उसके त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? तो गोलीय अपवर्तक के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले मुख्य अक्ष को, मुख्य रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। द्वारक किसे कहेंगे? तो जो प्रभावी व्यास होगा उसे हम द्वारक कहेंगे। एक बार डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम में सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका क्या है? ध्रुव है। यहाँ क्या है? तो वक्रता केंद्र है। इसी केंद्र से ये गोलीय सतह बना हुआ है तो वक्रता केंद्र हुआ। ये बीच की दूरी क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। और इसको मिलाने वाली रेखा जो है उसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। द्वारक किसे कहेंगे? तो जो प्रभावी भाग है, मतलब प्रभावी भाग ये दूरी जो है इसे हम कहेंगे द्वारक। तो ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी इसको याद रखिएगा। कुछ चिन्ह पट्टी है उसको समझ लेते हैं। तो चिन्ह पट्टी जो दर्पण में था वही चिन्ह पट्टी यहाँ भी यूज हम करेंगे। क्या था वो दर्पण में कि आने वाली प्रकाश की दिशा के में मापी गई दूरियां सबके सब धनात्मक होगा, इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगा। दूरियां मापते कहाँ से हैं? तो दूरियां को हम ध्रुव से मापते हैं। तो ये P से मापेंगे, मतलब इधर की दूरी मापेंगे तो धनात्मक। यदि प्रकाश की किरण पुंज इधर से आ रहा है तो इधर की दूरी धनात्मक, इधर की दूरी ऋणात्मक। ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक।
तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए कुछ अवधारणाएं जो है जंक्शन है इसको मानते हैं हम, इसको प्रूफ करने में ये जो है सहायता देगा, वो ये है कि गोलीय अपवर्तक सतह का द्वारक बहुत छोटा होता है। ये जो द्वारक है ये बहुत छोटा है, अल्प है, ठीक है। वस्तु का आकार बिंदुवत है, वस्तु जो है उसकी कोई ऊंचाई नहीं है, वस्तु जो है वो बिंदुवत है, आकार वस्तु का बिंदुवत है, मुख्य अक्ष पे रखा हुआ है, ये भी नहीं कि कहीं दूसरी जगह, मुख्य अक्ष पे रखा हुआ है और आकार बिंदुवत है। और इसके बाद ये जितने भी इसमें कोण बनेगा ना, वो सारा कोण जो है वो छोटा कोण होगा, अल्प कोण होगा। अगर अल्प कोण है तो हम साइन आई को आई कह सकते हैं, साइन आर को आर कह सकते हैं। मतलब आपतन कोण के साथ जो साइन का कोण, साइन का मान होगा उसे हम आपतन कोण के मान के बराबर कह सकते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इसकी अवधारणाएं हैं। अब यहाँ कुछ कंडीशन आता है, ढेर सारे यहाँ सिचुएशन बनेगा, ढेर सारे कंडीशन बनेगा और सबके लिए प्रूफ अलग अलग होगा। देखिए अगर हम बात करें इस डायग्राम को, तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि ये कैसा है। हाँ बताइए कमेंट में जल्दी से। तो ये जो है वो कैसा है, ये सतह जो है उत्तल है। इधर से अगर हम देखें तो उठा हुआ भाग है और ये उत्तल है, और इधर का माध्यम अगर मान लेते हैं हम कि विरल हो और इधर मान लेते हैं हम डेंसर, देखिए सघन कर रहा है, डेंसर है, तो हम कहेंगे क्या कि उत्तल अपवर्तक सतह है, उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह है ये। चलिए अब इस स्थिति में अब प्रतिबिंब जो है वो दो होगा, एक काल्पनिक और दूसरा आभासी। तो जब यदि हम यहाँ रखते हैं वस्तु को, तो एक बार फिर से इस डायग्राम को समझिए। यदि ये आपका अपवर्तक सतह हो गया एक्स वाई, और यदि हम वस्तु को यहाँ रखते हैं और कोई एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु ए, इस बिंदु पर एक अभिलंब ले लेते हैं हम, ये वाला आपका रहा अभिलंब। तो जैसे ही ये आपका अभिलंब हुआ, जैसे ही कोई वस्तु किसी प्रकाश किरण पुंज निकलकर यहाँ पड़ेगा, और यहाँ परिवर्तन तो हो नहीं रहा, अपवर्तन होगा, जाना चाहिए इधर, इधर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अब यहाँ अपवर्तन की कुछ नियम पालन करने लगेगा। नियम क्या कि सघन से विरल में जा रहा है या विरल में से सघन में, अविलंब की ओर या अविलंब के दूर मुड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम। तो यदि इधर जो है विरल है और इधर सघन है, तो ये क्या होगा, अविलंब की ओर होगा। और अविलंब कौन सा है आपका, ये वाला अविलंब है, देखिए ये बार बार मैं डार्क कर रहा हूँ, ये अविलंब है। तो जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये यहाँ से ऐसे गया और फिर ये इधर मुड़ गया, देख लीजिए यहाँ इधर मुड़ गया। तो कुछ डायग्राम इस प्रकार से है। अब यहाँ देखिए दो किरण पुंज जो है वो पास होगा यहाँ से, एक किरण पुंज जो है वो मुख्य अक्ष से होकर गुजरेगा, देखिए यहाँ से एक किरण पुंज जो है वो मुख्य अक्ष से होकर गुजरेगा, ठीक है। और दूसरा किरण पुंज जैसे ही ए बिंदु पर पड़ेगा, तो ए बिंदु पर पड़ने के बाद ऐसे ना जाकर यह जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को कट करेगा, और वहाँ पे इसका, इस वस्तु ओ का प्रतिबिंब आई बनेगा। तो ये बन रहा है, मतलब कैसा है, वास्तविक है। लेकिन यही अगर, और आगे देखते हैं थोड़ा सा, यही यदि हम कह देते हैं कि वस्तु को यहाँ रख देते, तो जब वस्तु यहाँ रखते तो इसका कुछ ऐसे जाना चाहिए था वस्तु को, लेकिन ऐसे ना जाकर फिर भी देखिए ये मुड़ेगा ऐसे, फिर ये अभिलंब की ओर ही है, लेकिन यहाँ की दूरी काफ़ी निकट हो गया, तो काफ़ी निकट हो गया तो ये अभिलंब की ओर ही है, लेकिन ये आर का मान जो है वो बड़ा होगा। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा ही नहीं कहीं, ये देखिए आपका ये किरण पुंज हो जाएगा तो ये मिलेगा ही। जब नहीं मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, ये पीछे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं इसको मिलाएंगे ज़बरदस्ती, तो इसे हम कहेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो इस स्थिति में मतलब कि जब उत्तल अपवर्तक सतह होगा और वस्तु को हम विरल माध्यम में रखते हैं, तो दो स्थितियाँ होगी, कौन कौन, तो जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब, और एक बार काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तब। दोनों के लिए हम देखते हैं क्या रिजल्टेंट आता है, फॉर्मूला क्या आता है। तो मान लेते हैं कि गोलीय अपवर्तक सतह है एक्स वाई, एक विरल माध्यम जिसका मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक क्या है, इसका अपवर्तनांक μ1 है, इसका अपवर्तनांक μ2 है, यहाँ चित्र में p है, वक्रता त्रिज्या c है, इसको देख लीजिए आप, एक बार नोट डाउन कीजिएगा इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से दो किरणपुंज, ध्यान दीजिए एक बार फिर से, एक किरणपुंज ये और दूसरा किरणपुंज ये, तो ये इधर ना जाकर अब ये n से c, nc क्या है, ये nc जो है वो अभिलंब है, nc अभिलंब है। तो ये वाला जो किरणपुंज गया है, ये किरणपुंज इधर ना जाके इधर आ गया, तो एक ये और दूसरा एक ये, दोनों आकर यहाँ मिला तो प्रतिबिंब बना। अब यहाँ पे कुछ कोण दिखाया गया, एंगल दिखाया गया, उसको समझ लेते हैं।
तो जैसे ही अभिलंब पे कोई आपतित किरण पड़ता है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसे हम कहेंगे आई। इसके बाद यह प्रवर्तित हो गया और यह अभिलंब प्रवर्तित और सॉरी अपवर्तित हुआ, अपवर्तित और अभिलंब अभिलंब के साथ, तो ये हो गया आपका आर। तो आई क्या है, आपतन कोण है और ये आर अपवर्तन कोण है। यहाँ कुछ और कोण के रूप में दिखाया गया अल्फा बीटा और गामा को, इसको भी समझ लीजिए यहाँ ताकि आगे चल के आसानी हो। तो अल्फा जो है वो कोण है, किसका बीच की कोण है, तो मुख्य अक्ष और आपतित किरण के बीच का कोण है। यहाँ बीटा कोण जो दिखाया गया, बीटा क्या है, तो इमेज जो बन रहा है, इमेज तो इमेज किससे बन रहा है, तो अपवर्तित किरण से। तो अपवर्तित किरण और मुख्य अक्ष के बीच का कोण बीटा है। उसी प्रकार गामा के बारे में बात करें तो गामा जो है वो अभिलंब और मुख्य अक्ष के बीच के कोण है। यहाँ दूरी के बारे में बात करें तो ओ वस्तु रखा हुआ है, सभी दूरी हम यू से मापते हैं, तो ये यू और ओ के बीच की दूरी हो गया। बाकी भी जो है आई और पी के बीच की दूरी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गया, और वे आर वक्रता त्रिज्या हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक बार वीडियो को रोक कर देख लीजिए और इसको लिख लीजिए, इमेज को आप बना लीजिए पहले। चलिए, तो ये सब समझ में आ गया था। फिर से एक बार देख लीजिए, ये अल्फा क्या था, ए ओ एम अल्फा था। देखिए यहाँ से ए ओ एम अल्फा था। उसी प्रकार देखिए ए आई एम ये बीटा हो गया, ए सी एम ये गामा हो गया। और ये जो कोण है वो कौन कौन कोण है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब द्वारा मुख्य अक्ष पे, मतलब कि अल्फा जो क्या था, आपतित किरण और मुख्य अक्ष के साथ, बीटा क्या था, अपवर्तित किरण और मुख्य अक्ष के साथ, अभिलंब क्या था, गामा क्या था, अभिलंब और मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दो ट्रायंगल बनेगा, दोनों त्रिभुज देख लेते हैं आई ए सी। तो आई ए सी जो त्रिभुज है वो त्रिभुज देख लेते हैं। वो त्रिभुज यहाँ थोड़ा सा देखिए ध्यान से, आई ए और सी, ये वाला कोण का मान कितना है आर, ये कोण का मान कितना है बीटा, और ये वाला कोण का मान है गामा। तो ये जब सबका मान है तो अगर हम आपसे ये कहें कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, तो 180 माइनस गामा हो जाएगा। और ये त्रिभुज जो है ए आई और सी त्रिभुज से अगर हम देखें तो तीनों कोण का मान क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से आर प्लस बीटा प्लस 180 माइनस गामा बराबर 180 होगा। अब देखिए हमें आर का अगर मान चाहिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये गामा को इधर करेंगे तो गामा प्लस इधर बीटा आएगा तो माइनस बीटा, और ये 180 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस से कैंसिल हो जाएगा। तो आर के जगह पे हम गामा माइनस बीटा कह सकते हैं। आर का मान जो है वो गामा माइनस बीटा के बराबर है। तो इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा लिखा हुआ है। सेम उसी प्रकार से ए ओ सी अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ए ओ और सी के बारे में बात करें तो यहाँ से अगर हम ये वाला कोण के बारे, ये वाला कोण अगर हम फाइंड आउट करें तो ये कोण का मान कितना हो जाएगा, तो ये कोण का मान होगा 180 माइनस आई, 180 माइनस आई होगा। ये अगर आई है इधर वाला तो ये वाला कोण हो जाएगा 180 माइनस आई, और ये 180 माइनस आई जब हुआ तो तीनों कोण का मान कितना होना चाहिए 180। तो फिर से देखिए 180 माइनस आई प्लस अल्फा प्लस गामा बराबर फिर से 180 आना चाहिए था त्रिभुज के नियम से। अगर देखें हम तो यहाँ से अगर आई बराबर हम ढूंढें तो ये दोनों को इस साइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस गामा बराबर आई हो जाएगा ना, अल्फा प्लस गामा बराबर ये आई इधर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस गामा बराबर आई। तो ये दोनों त्रिभुज से एक त्रिभुज ए आई सी और दूसरा त्रिभुज ए ओ सी से यहाँ आर का मान जो आया था वो आया था गामा माइनस बीटा, और आई का जो मान आया वो आया था आपका अल्फा प्लस गामा बराबर आई। मतलब आई क्या था आपतन कोण और आर क्या था अपवर्तन कोण। तो आर और आई का मान अल्फा और बीटा और गामा के रूप में मिल गया। तो देख लीजिए अल्फा बीटा गामा के रूप में कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ स्नेल का नियम लगा देते हैं। स्नेल का नियम क्या बताता है कि इधर वाला जो अपवर्तनांक होगा उसका कोण और इधर वाला अपवर्तनांक और कोण दोनों का मान बराबर हो, उसके साइन के मान के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे यदि इधर का म्यू1 है तो म्यू1 साइन आई और इधर हो जाएगा म्यू2 साइन आर।
ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। और इसी पिछली हम जो धारणाएं माने थे, एजम्पशन था, वो ये माना गया था कि अगर यहाँ कोण जो है सबका सब छोटा है तो साइन आई की जगह पे हम खाली आई कह सकते हैं। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि म्यू 1 आई बराबर म्यू 2 आर। ये समीकरण समझ में आया? स्नेल का नियम यहाँ लगाया गया बिंदु ए पर। तो देखिए म्यू 1 आई इक्वल टू म्यू 2 आर। ठीक है, अब देखिए आई और आर का मान जो आया था यहाँ से, आई और आर का मान यहाँ से जो आया था आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा, तो आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा हो गया। और आई का मान जो आया था अल्फा प्लस गामा। ये अगर मान हम यहाँ रख दें तो कुछ समीकरण मेरा मिल जाएगा, म्यू 1 इंटू अल्फा प्लस गामा बराबर म्यू 2 इंटू गामा माइनस बीटा। तो ये एक नया समीकरण मिला। अब यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है, अब म्यू तो बदलेगा नहीं, वो तो नियत है अपवर्तनांक उस माध्यम का। अब बात करते हैं अल्फा गामा बीटा। अल्फा गामा बीटा क्या है? तो कोण है। अल्फा बीटा गामा जो है वो कोण है। कहाँ कहाँ से कोण है? तो अक्ष से आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनाया गया ये क्रमशः कोण को डिनोट कर रहा है। और यदि अल्फा के बारे में बात करें तो अगर हम ऐसे लिखें कि tan अल्फा बराबर, तो हम कह सकते हैं ए एम ओ से tan अल्फा बराबर ए एम और बटे में कितना ओ एम, tan अल्फा बराबर ए एम बटे में ओ एम। और यदि ये मान अल्प होगा तो हम कह सकते हैं tan अल्फा बराबर अल्फा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा बराबर ए एम बटे में ओ एम। समझ में आ रहा है? ये अल्फा के जगह पे हम कह सकते हैं ए एम बटे में ओ एम। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा, अल्फा के जगह पे ए एम बटे में ओ एम। सिमिलर उसी तरह से गामा और बीटा का भी देखें तो गामा के जगह पे यहाँ पे आपका गामा है ये वाला ट्रायंगल से, तो गामा के जगह पे हम कह सकते हैं कि ए एम और बटे में कितना, ये सी था ना, तो एम सी हो जाएगा, ए एम बटे में एम सी हो जाएगा। उसी तरह बीटा को देखें तो ए एम बटे में कितना एम आई हो जाएगा। मतलब टैन जो है, टैन अल्फा, टैन बीटा, टैन गामा को हम सिर्फ अल्फा बीटा गामा मान ले रहे हैं क्योंकि ये कोण जो है सबके सब अल्फा है। तो कुछ हम इस प्रकार से इसे हम कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा गामा का मान यदि हम ए एम बटे में ओम एम ओ, डायग्राम को आप क्लियर पहले कॉपी पे बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, समझ में आएगा। सबका मान यहाँ रख देते हैं। अब जब सबका मान यहाँ हम रख देंगे तो एंगल जो है वो बदल गया, मतलब एंगल जो है वो दूरी में बदल गया, कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए ए एम कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है, एक बटे में एम ओ, एक बटे में एम सी, एक बटे में एम सी, एक बटे में एम आई बच गया। अब जो है गोलीय सतह का द्वारक जो है बहुत छोटा है, ये मान जो है बहुत छोटा है, और उसमें भी ये मान, तो ये मान भी बहुत नज़दीक होगा। तो हम ऐसे इसको मतलब एज्यूम करेंगे कि जो दोनों बिंदु है बहुत ही छोटा है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो दोनों एक ही बिंदु पर है, और जब एक बिंदु पर है तो हम कह सकते हैं कि ओ से जो पी की दूरी है वही दूरी ओ से एम की होगी, या इधर से हम देखें एम से आई की जो दूरी होगी वही दूरी पी से आई के बीच की होगी। मतलब ये दूरी जो है वो, ये दोनों जो है एक ही बिंदु पर, ऐसे मान लेते हैं। तो अब m को हम p के साथ और p को m के साथ रिप्लेस कर दें, तो अगर हम दोनों को रिप्लेस करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ देखिए थोड़ा सा एम ओ, तो एम ओ की जगह पे एम को क्या करना है, पी करना है, क्योंकि एक ही जगह मान लेते हैं, वैसा कुछ एज्यूम कर रहे हैं हम। तो पी हो गया, यहाँ भी एम था तो यहाँ भी पी हो गया, यहाँ एम था यहाँ पी हो गया, यहाँ भी एम था यहाँ पी हो गया। अब देखिए सब की सब दूरी अक्ष से हो गया, और वो अक्ष से दूरी जो है उसका मान रख लेना है। लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन इसको करते हैं, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो म्यू 1 बटे में पी ओ, और यहाँ से हो जाएगा म्यू 1 बटे में पी सी, म्यू 2 बटे में पी सी, म्यू 2 बटे में पी आई, और इसके साथ माइनस में। अब देखिए म्यू 1 को एक तरफ करते हैं अगर, और म्यू 2 को एक तरफ करते हैं, दोनों को एक तरफ करते हैं, या म्यू 1 म्यू 2 छोड़ दीजिए, पी सी को एक तरफ कीजिए, सॉरी पी सी को अगर एक तरफ करेंगे तो यहाँ पी सी है और यहाँ पी सी है। तो अगर हम इस पी सी को इधर लाएंगे या इस पी सी को इधर लाएंगे, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और इसको हम इधर लाद रहे हैं, तो मेरा क्या मिलेगा, म्यू 2 बटे में पी सी हो जाएगा, पहले से ये था, और इधर वाला जो है म्यू 1 माइनस हो जाएगा म्यू 1 बटे में पी सी। ये समझ में आया। और इसी प्रकार हम इसको इधर ला दें तो इधर पहले से क्या था, म्यू 1 बटे में पी ओ तो था ही, और ये जो है म्यू 2 बटे में पी आई, तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा म्यू 2 बटे में P1, सॉरी पी आई। तो कुछ इस प्रकार से एक समीकरण मिलेगा आपका। ये कुछ यहाँ किया नहीं गया है, बस
μ1 को मल्टीप्लाई करके और PC को एक तरफ किया गया क्योंकि PC जो है वो कॉमन दिख रहा है और PC कॉमन हो गया तो PC का एलसीएम ले लेंगे तो μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दो अननोन मिल रहा है हमें, अननोन का मतलब अज्ञात के रूप में P और I और P और O दिख रहा है और P और C दिख रहा है और ये क्या है, ये सब दूरियाँ हैं। देखते हैं PO PI PC क्या क्या है। तो PO डायग्राम के पास आते हैं फिर से, PO यहाँ से ये तो PO क्या है, वस्तु की दूरी है और प्रकाश किरण पुंज इधर से जा रहा है और हम मेजर किधर से करेंगे, इधर से मानेंगे और ये दूरी U है तो कैसा हो U होगा, माइनस U होगा। प्रकाश की किरण पुंज इधर से जा रहा है, हमें मापना है PI तो हम ऐसे मापेंगे तो ये क्या है, वस्तु की दूरी और ये प्लस भी हो गया। प्रकाश की किरण की दिशा में ये R मानेंगे PC तो ये आपका प्लस R हो गया। तो माइनस U प्लस V और प्लस R सबका मान यदि हम यहाँ रखें, सबका मान यदि रखें तो क्या मिलेगा, PO बराबर माइनस V, ये प्लस माइनस U और ये प्लस V वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी और ये वक्रता त्रिज्या। अगर सबका मान रखा जाए तो ये रिजल्ट देखिए आपको कुछ मिलेगा, μ1 बटे में माइनस U प्लस μ2 बटे में V बराबर μ2 माइनस μ1 बटे में R। तो यह जो है रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो एक बार फिर से इस डायग्राम में इसमें जो भी टर्म्स है उसको देख लेते हैं। μ1 क्या था, तो वो विरल माध्यम का अपर्तनांक है। U क्या है, वस्तु की दूरी है। μ2 क्या है, तो μ2 सघन माध्यम का अपर्तनांक है। V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। फिर से ये सघन माध्यम विरल माध्यम का अपर्तनांक। R क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अब देखिए इस फॉर्मूला को याद कैसे रखना है, ध्यान से यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए U इधर है और μ1 इधर है, μ2 इधर है, V इधर है। तो यहाँ देखिए और इधर की दूरी हम मापेंगे माइनस में तो ये माइनस में होगा। मतलब यहाँ याद रखने के लिए आप ऐसे समझिए कि μ1 बटे में U और प्लस ये देखिए यहाँ हो गया आपका μ2 बटे में V। देखिए μ1 के साथ U है और μ2 के साथ V है बराबर, अब देखिए μ2 माइनस μ1 और बटे में R। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, μ1 बटे में माइनस μ1 बटे में U प्लस μ2 बटे में V बराबर μ2 माइनस μ1 बटे में R। तो ये था फॉर्मूला। कब के लिए फॉर्मूला है, जब वस्तु जो है, जब गोलीय सतह जो है वो कैसा है, उत्तल होगा और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। इस केस के लिए, इस कंडीशन के लिए ये रिजल्ट आया था और इसके बाद अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।